हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। और 2024 में जो पेपर हुआ था उस हिसाब से हम समझने वाले हैं कि आपके सिलेबस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे चेंजेस हैं, यानी कि जो एनटीए डिफाइन करती है सिलेबस, क्या उसी को ध्यान में रख करके अब 2024 या आने वाले वक्त में पेपर बनाए जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें तो कोई ऐसा भी डिफरेंस है जो हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, यानी कि आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स कैसे बदले हुए हैं उस पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर आपने 12th पास कर लिया है या 12th में हैं आप, तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सीयूईटी एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करते हो और फिर जाकर के आपके ग्रेजुएशन में आपकी एडमिशन होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं, जिसे हम डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज सेक्शन दिया जाता है। तो लैंग्वेज सेक्शन में आपका जो एक लैंग्वेज है वो है हिंदी। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले हम शेयर कर लेते हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बच्चे? तो उनकी संख्या होती है 50। ठीक है, और अगर मैं इन 50 क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको सारे 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर आप सही करते हो तो आपको मिलता है +5, और अगर आप गलत करते हो तो आपको मिलता है -1। अब अगर आप बात करोगे तो इस 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो आपको 200 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चा? तो 200 नंबर मिलेंगे। और ये जो 200 नंबर हैं ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ये जो लैंग्वेज का सेक्शन है ये काफी ही इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं तो हिंदी का अगर सेक्शन है वो इतना इजी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो आपको 200 में से 200 आराम से आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूं कि 200 में से 200 लाना बहुत मुश्किल नहीं है। हिंदी में ये बहुत ही आसान चीज है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको टाइम मिलता है कितना? 45 मिनट। यानी आपके पास क्वेश्चंस कितने बच्चे? 40, और अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 45 मिनट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपका जो एनटीए का सिलेबस है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है क्योंकि एनटीए ने जो सिलेबस दिया है वो भी इंग्लिश में ही दिया है। ठीक है, हम इसे डिफाइन करते हुए चलेंगे, हिंदी में हम इसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट नॉट लिमिटेड टू। यानी कि यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन ऐड किया गया इसका ये मतलब है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये जो आपको टॉपिक दिया गया है लैंग्वेज सेक्शन में वहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है या फिर वहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। यानी वो चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक सर्कल खींचने की कोशिश की, जैसे होता है ना कि ग्राउंड बनता है। ठीक, इस ग्राउंड में हम क्या करते हैं? खेलते हैं। अब इस ग्राउंड से बाहर जब बॉल जाती है तो हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्स आ गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन वो कहते हैं कि हमने एक लाइन खींच दिया है आपको कुछ टॉपिक्स देके और सारे क्वेश्चन इसी लाइन के को टच करते हुए आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी से आने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चंस आपके और भी अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में भी पूछे जाएं। तो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश या पद्यांश। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम का हिस्सा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। यहाँ पे कहा गया है देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेज, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? 3 तरीके के आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला करके आपसे 3 तरीके की पूछी जा सकती है। एक है आपके फैक्चुअल यानी वास्तविकता, जो फैक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें तो मान लीजिए
हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो नंबर्स आए और बाकी सारी चीजें जो हुई वो क्या है, वो आपकी फैक्चुअल्स है। या फिर अगर हम बात करें अभी जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ उसमें जो हमें मेडल्स मिले, किस किस ने मेडल्स जीते, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये एक फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये नहीं बदलने वाला है। तो ये अगर इससे उठाकर किसी ने आर्टिकल दे दिया और आपसे कुछ सवाल पूछे गए तो वो क्या हो गया, वो फैक्चुअल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नैरेटिव, यानी कि मान लीजिए किसी चीज को नैरेट करना, यानी कहानी के रूप में उसे सुनाना। तो अगर कुछ ऐसा आता है जिसे हमने क्या किया हो, हमने उसका विस्तृत रूप करके और आपके समक्ष प्रस्तुत किया हो, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक फैक्चुअल चीज जरूर है, बस उस दौरान बाकी सारे जो कवि थे या बाकी सारे जो लोग थे वो किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे थे, वो नैरेटिव में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटरेरी की। अगर हम बात करेंगे तो लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक, यानी कि साहित्य से जुड़ी हुई। मान लीजिए कबीरदास जी की जीवनी पे कुछ पंक्तियां दे दी गई, आपसे सवाल पूछ लिया गया, आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि आप जैसे तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ते हो, उनसे रिलेटेड कोई, या फिर आपके प्रेमचंद जी की कोई कहानी उठाकर दे दी गई और फिर आपसे सवाल पूछा गया और फिर आपको जवाब देना। ठीक है, ये जो तरीका है सवाल पूछने का वो हर साल परिवर्तित होता गया है। यानी कि ये नहीं कह सकते आप कि हर साल इन्होंने एक पैरामीटर फिक्स किया और इसी हिसाब से सवाल पूछा है, नहीं, हर साल इनका एक पैरामीटर है जो बदलता गया है और सवाल पूछने का तरीका बदलता गया है। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले साल में जब सवाल पूछे गए तो यहां से उन्होंने सिर्फ अपठित गद्यांश दिए थे, यानी कि आपको जो है वो पैसेज के फॉर्म में मिला था, आपको कहानियों के फॉर्म में मिला था। किसी पैसेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी से 6 पूछे गए, किसी से 4 पूछे गए। लेकिन वहीं पे जब हम 2023 में आते हैं तो हमारे पास 2 गद्यांश और 1 पद्यांश आ जाते हैं, यानी कि 2 आपको कहानियों के फॉर्म में और 1 आपके कविता के फॉर्म में दिया गया। और वहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 5-5 का होता है, यानी कि 5 हर सेक्शन से पूछा गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 2024 में आते आते इस सेक्शन से 2 ही आपके पैसेज आए, एक गद्यांश और एक पद्यांश, और दोनों सेक्शन से क्या हो गया, 6-6 क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि आप इस बात से परिचित होंगे कि 2024 में जो पेपर हुआ, अब आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने लगा है, यानी कि अब आपका पेपर पेन वाला पेंसिल है, OMR शीट आपको भरनी है। तो अब जो पेपर हुआ है इसमें आपको 6-6 क्वेश्चंस के आंसर देने। ये थोड़ी सी परिवर्तन इस साल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो एनटीए डिफाइन करती है वर्बल एबिलिटी या मौखिक दक्षता, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये जो वर्तनी वाली चीजें आ जाती हैं, शब्द वाले आ जाते हैं, ये सब का शब्द अर्थ हो, वर्तनी हो, ये सब क्या है, ये हम इसी के अंतर्गत लेकर के आते हैं, जो कि हम बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे, क्लास 8, 9, 10th में भी हमने इन सारी चीजों को देखा है, वो यहाँ पे इसी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद भागों को पुनर्व्यवस्थित करना या रीअरेंजिंग दी पार्ट्स, यानी कि वाक्य दिया है उसको तोड़ दिया गया, अब आपको अरेंज करना है, या कोई मुहावरा दिया गया उसको तोड़ दिया गया है, अब आपको अरेंज करना है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम या तो भागों को पुनर्व्यवस्थित करना कह दे या वाक्य क्रमबद्धता के नाम से हम जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सही शब्द का चयन करना, यानी कि मान लीजिए आपको एक वाक्य दे दिया गया और उसके बाद कहा गया कि आपको यहाँ पे इस पूरे वाक्य की जगह पे एक सही शब्द का चयन करना है। या मान लीजिए आपको एक वाक्य दिया गया, उसमें से किसी विभक्ति को गायब कर दिया गया और आपको कहा गया कि यहाँ पे आपको सही शब्द का चयन करना है। अब कौन सी विभक्ति उस पूरे वाक्य को जोड़ रही है वो आपको तय करना होगा, जो आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची और विलोम एक ऐसी चीज है जो हमने आई थिंक हमेशा पढ़ा है और हमेशा भूल जाते हैं। विलोम तो हमेशा याद रहता है क्योंकि ये बहुत इजी है, आप सबको पता है, जस्ट अपोजिट ढूंढना होता है। पर्यायवाची में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो और हमेशा भूलते जाते हो, जबकि ये पर्यायवाची क्लास 8 से आपके साथ चिपका हुआ है। किसी न किसी शब्द का पर्यायवाची आपके एग्जाम में, आपके मिड टर्म में, आपके जो 3 माह पे पेपर होता है उन सब में पूछ लिया जाता है और तब से हमें लगता है कि क्या जान खा रहा है ये। तो ये पर्यायवाची वही है जो आगे भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। सवाल 2 से 3 यहाँ से आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शब्दावली। शब्दावली यानी शब्द के अर्थ या फिर कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा शब्द बाद में आता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक आपके पास ये है छ, ठीक है। अब ये जो है ये संयुक्त अक्षर होता है, क्या कहते हैं इसे हम, संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं। अब ये जो संयुक्त अक्षर है इसको अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो KSH होता है। क्या होता है ये, KSH होता है, ठीक है।
और यहाँ पे KSHA होने का मतलब ये है कि ये लिखा किससे मिला है, तो क और श के योग से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, ये छ बनता है। और जब हम क और श के योग की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले आपका क्या आया, ये क, और ये क कैसा होगा बेटा, तो ये क ही आपका आगे का अक्षर बन जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। अब ये आपका जब अगर मान लीजिए हमने कहीं पे कोई भी ऐसा अरेंजमेंट देखा जहां पे छ से अगर शब्द आया क्षत्रिय, तो पूछा जाता है, सवाल पूछा भी गया है कि क्षत्रियों को शब्दावली के अनुसार या हम अगर बात करें तो शब्दकोश के अनुसार कहाँ रखा जाता है, किस स्थान पे रखा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि क के साथ इसको रखा जाएगा, क से बाहर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है डिफाइन किया हुआ सिलेबस, ये सारा सिलेबस था आपके जो एनटीए ने डिफाइन किया है, लेकिन अब इसको तोड़ करके जो सिलेबस निकलता है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आपने जब पहली लाइन पढ़ी ना कि आपका सिलेबस यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपका सिलेबस यहां तक लिमिटेड नहीं था, बाकी सारे सेक्शन से सवाल पूछे गए थे तोड़ तोड़ के। जैसे अगर वो कहते हैं वाक्य क्रमबद्धता, तो वाक्य क्रमबद्धता को पढ़ने के लिए आपको वाक्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वाक्य के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप नहीं बता सकते हो, मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि ये वाक्य जो है वो कौन सा है, किस तरीके का वाक्य है, सामान्य है या मिश्र है, या फिर अगर हम बात करें तो आपका संयुक्त है। अब ये संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य तक पहुंचने से पहले हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होंगे ना। यानी कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मान लीजिए अगर मैंने कहा राम विद्यालय जाता है, ठीक है। अब मैंने जब ये कहा राम विद्यालय जाता है, तो राम हमारी क्या है, हमारे लिए संज्ञा है, हमें पता है। जाना यहाँ पे क्रिया है, ये हमें तब पता है जब हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सबको पढ़ा। हमने जब इन सबको जाना तब हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये जो हमारे पास वाक्य दिया गया है इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। यानी वाक्य तक पहुंचने से पहले हमें शब्द का निर्माण करना होगा, शब्द के निर्माण के साथ साथ हमें ये जानना होगा कि ये विकारी है या अविकारी है, और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि जो वाक्य का निर्माण हुआ है इसमें कौन कौन से हमारे व्याकरणिक कोटियों का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो उनके एक लाइन से वाक्य क्रमबद्धता से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि हमारे सिलेबस में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अगर हम बात करें लिंग, वचन, कारक, ये सारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिलेबस कहता है वो यहाँ पे ये है कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस में ये पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, अपठित गद्यांश है और अपठित पद्यांश है। यानी कि अपठित गद्यांश यानी कि कहानियों का फॉर्मेट, और पद्यांश का मतलब अगर हम निकाले तो कविता का फॉर्मेट, यानी पंक्तियां हो, दोहा हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, वर्ण विचार और शब्द विचार। इसी शब्द विचार में बेटा आपको तद्भव, तत्सम, तत्सम, देशज और विदेशज आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे तो ये चारों यहीं पे आते हैं और सवाल इन चारों में से भी पूछे जाते हैं। तो ये शब्द विचार यहाँ पे आ गया। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगर आप इस बार का पेपर देखोगे 2024 में तो इन चारों सेक्शन से क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हैं। यहां से भी आया है, यहां से भी आया है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं गया है, हर एक सेक्शन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये आपके जो दिए गए कहते हैं ना कि आपका दिया गया सिलेबस एनटीए की तरफ वो डिफाइंड नहीं है, बट उससे निकाला गया, डिकोड किया हुआ ये सिलेबस है और ये डिफाइंड है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अविकारी, लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य, उसके बाद आपका वाच्य, रस, समास, छंद, अलंकार, संधि, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, श्रुति संभिनार्थक, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, पत्र लेखन और हिंदी साहित्य। ये बनता है आपका सिलेबस। यानी दिए गए सिलेबस को डिकोड करने के बाद ये आपका ओरिजिनल सिलेबस बनता है, जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें समझना है और इससे रिलेटेड हर एक सवाल को लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, जिसके आधार पे आपसे सवाल पूछे गए हैं और जिस तरीके से आपसे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपठित गद्यांश हर साल रहे हैं जिस पे मैंने बात किया है, लेकिन 2022 में आपसे अपठित पद्यांश नहीं पूछा गया था, बट वहीं पे 2023 के पेपर में पूछा गया था और 2024 के पेपर में दोनों में से 6 सवाल आए थे। ठीक है, वहां पे अगर मैं बात करूं तो साहित्य से क्वेश्चन जो है 2022 में 5 आए थे,
2023 में अगर हम बात करें आपके कुछ पेपर्स में, अगर आपको पता हो और ना पता हो तब भी मैं एक बार इस चीज को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 2022 और 23 में जो पेपर हुआ था वो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में था, और उस वक्त जो पेपर हुआ था वो नंबर ऑफ सेट्स थे, यानी कि डिफरेंट सेट्स थे, उसमें आपके पेपर हुए थे। और हर सेट में क्वेश्चन के जो नंबर थे या फिर टाइप थे वो बदलते गए। क्वेश्चन नंबर यानी 50 है तो 50 ही था, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो बदलते गए थे। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मानकर चलिए कि आपके 6 से 7 पेपर्स का क्या किया गया, एवरेज निकाला गया, उस हिसाब से हम यहाँ पे नंबर्स दे रहे हैं। ये टोटल नंबर्स आपके पर्टिकुलर पेपर के आधार पे नहीं, एवरेज नंबर्स के आधार पे है, ठीक है। इस बार के पेपर को ध्यान देने की जरूरत है, यानी इस बार का जो हम पूरा कहते हैं ना आंकलन, उसको ध्यान पे रखने की जरूरत है कि हमारा इस साल जो है आपके गद्यांश से 6, पद्यांश से 6 आपको आए थे। साहित्य से अगर मैं बात करूं तो आपको 3 क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वचन से तो लिंग से तो आपके पास 1 क्वेश्चन था, कारक से 1 क्वेश्चन था, क्रिया से 1, विशेषण से 2, मुहावरों से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर पेपर में अगर मुहावरों से बात करोगे तो 1, और अगर मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों को एक साथ लेकर आओगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन, परिवाची से 3 क्वेश्चन, विलोम से 3 क्वेश्चन। और ये जो सेक्शन है आपके परिवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि, समास, रस, छंद और अलंकार, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यानी अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम इस सिलेबस को देख रहे हैं तो इसमें से कुछ चीजें हैं जिस पर हमें इंपॉर्टेंट कह देना चाहिए या फिर जिस पर हमें इंपॉर्टेंट का एक मार्क लगाकर चलना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से देखा जाए तो ये आप कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां से सवाल आते ही हैं, मतलब कि वो आए हुए हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये जितने दिए गए हैं ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां से कम 2 क्वेश्चंस आपको आने ही आने मिलते हैं, यानी देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे आने वाले वक्त में अगर पैटर्न में कोई परिवर्तन होता है या कुछ चीजें बदलती हैं तो ऑब्वियस है कि वो आपके पेपर में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली चीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी वक्त देंगे तो आराम से कवर कर लेंगे। और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ कि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यानी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम और आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस, और इस सिलेबस के माध्यम से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। इसी सिलेबस को आपको टारगेट करना है और फिर धीरे धीरे करके आपको सारे सेक्शंस को कवर करना है, ठीक है। कुछ ऐसे सेक्शंस हो सकते हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि वो आपको ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो आपको अच्छा लगे और वो आपको अच्छे से समझ में आए और उससे आपको भागने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और भी सारी चीजें हम शेयर करेंगे, जहाँ पे हम कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।